सबसे पहले तो योगेश जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। देखिएगा, हम उस पार्टी के वंशज हैं जो कहता है कि एक विधान, एक संविधान, एक ध्वज, और हम लोगों को एक साथ लेके चलने में मानते हैं, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी तरफ, दूसरी तरफ अपनी वोट पॉलिटिक्स की वजह से अब इस समय कास्ट पॉलिटिक्स पे कांग्रेस उतर आई है, क्योंकि कांग्रेस, जो सी ऑफ कांग्रेस है, वो 3 और सी से जुड़ा हुआ है। एक है करप्शन, एक है क्राइम, और तीसरा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। उसको कुछ भी करके समाज को विभाजन करना है, 2 टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बांट डालना है। आप सोच के बताइएगा, कोविड टाइम पे जब वैक्सीनेशन मिली तो क्या किसी का कास्ट जान के मिली? जब करोड़ों लोगों को राशन मिला, क्या कास्ट जान के मिला? जब एलपीजी कनेक्शन मिले तो क्या कास्ट जान के मिले? जब पक्का घर मिले, टॉयलेट मिले, तो क्या कास्ट जान के मिले? ठीक बात, आपके जायज सवाल है। इन्हीं सवालों पर तो आपके जो नेता हैं, जो आपकी पार्टी के अंदर हैं, जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, क्या वो, या जो आपके साथ राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं एनडीए में, जो गठबंधन है, वो भी बात कर रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस के एजेंट हैं या फिर आप उन्हें अपने नेता के, तो कैसे देखते हैं, मतलब उन्हें आप? देखिएगा, हम ऐसे मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो बिगर एस्पेक्ट में कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इस नीति के ऊपर मोदी जी को अपना नेता मानते हुए वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की कई अपनी मजबूरियां होती हैं, जिसके चलते हुए क्षेत्रीय कई बातों में उनका हमसे अलग राय रखना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस एज ए क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि एज ए नेशनल पार्टी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, यहां पे जब हम बिगर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो बिगर पर्सपेक्टिव समझिएगा ना कि 2011 में कांग्रेस चाहती तो इसको रिलीज कर सकती थी, ठीक इसी तरीके से जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 से लेके 12 तक इन्होंने लटकाया। यहां पे भी सेंसस 11 से लेके 14 तक इन्होंने लटकाया, क्योंकि इनका इरादा नहीं था। वुमेन रिजर्वेशन बिल हमने चाहा तो 2 दिन में 2 हाउसेस में पास करके दिखा दिया, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा तो ये 4 साल तक उसको लटकाते रहे। हाँ साहब, ठीक है, आपने अच्छी बात, अच्छा कदम उठाया, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि बात यहाँ पे पॉलिटिकल विल की मैं आपसे, आपके दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब पॉलिटिकल विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो वो किसी का भला करने की इच्छा शक्ति अलग होती है, और सिर्फ इलेक्शन आने से कुछ दिन पहले जानबूझ के कुछ तंबूरा छेड़ देना, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह से उसका जनता को फायदा ना मिल पाना, ये भी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है ना, कि भाई ठीक है, जो आपने कहा कि विल पावर अगर होती है, लेकिन इसमें यही हो गया कि साहब एक बार फिर से मुझे मेरी सरकार बनवाइए, तब आपको इसका फायदा मिल पाएगा, बाकी जो सरकार आएगी उसका क्या कदम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारी हालत कांग्रेस जैसी नहीं है। हम तो डंका पीट के, छाती ठोक के कहते हैं। हमारे मोदी जी कहते हैं कि दोबारा से मैं ही आऊंगा, दोबारा झंडा मैं ही फहराऊंगा। इनको बीच में बोलने को मना कीजिए, मैनर सिखाइए कि सभ्य तरीके से डिबेट कैसे होती है। अरुणेश जी, आप एक व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, आप अपने टर्न आने पे बोलिए, सभ्यता से डिबेट कीजिए, अच्छा लगेगा। कि हमारी सरकार आपकी सरकार की तरह नहीं है। हमारे मोदी जी डंके की चोट पे कहते हैं मैं दोबारा आऊंगा, डंके की चोट पे फहराऊंगा, जिसका शिलान्यास मैंने किया, पिछली जातियों के जितने भी पद खाली है सब डरे हुए हैं। सर, हम आपके साथ हैं, डंके की चोट पे सारे पावर में जितने पद खाली है स्कीमें बंद कर देगी। यानी उनको पहले से ही अपनी हार का अंदेशा हो चुका है कि बीजेपी आ गई। सर, हार या जीत की यहाँ पे कहाँ बात है? जो सरकार में है उसको काम करना चाहिए। आप सरकार में है, आप काम कीजिए। उन्हें पता है कि आपने 2021 में सेंसस क्यों नहीं किया? उनके किसी आप 2021 में आपने
हाँ ना साहब बोलिए 10 सेकंड में। जी जी, अब ये बात समझिएगा, जैसे इन्होंने बिहार की जनगणना कराई जिसके आधार पर अभी राजस्थान की करा रहे हैं, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इससे फायदा है या नुकसान है। 275 सब कास्ट हैं बिहार के, जो अभी हुआ, जो डिसीजन आया उसके हिसाब से नोटिफिकेशन, इसमें से सिर्फ 10 सब कास्ट ऐसी हैं जो 50% स्टेट पॉपुलेशन गवर्न कर रही है। तो अब तो सरकार चाहेगी कि भाई 10% को खुश कर दो, 50% वोट तो अपने आप आ जाएंगे। टॉप के 26 को अगर खुश कर दिया तो 80% हमारे कवर हो गए। 275 में से 26 में सिर्फ करने से 80% पॉपुलेशन कवर हो गई। तो बाकियों का क्या होगा? और 190 ऐसे हैं जिनकी 1% से भी कम केंद्र में सत्ता में है, तो कोई पूछेगा ही नहीं। चलिए नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देश में इन दिनों सियासी समीकरण को साधने के लिए राजनीतिक दलों की तरफ से जातियों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस कोशिश को साकार करने में सबसे ज्यादा कांग्रेस दिलचस्पी दिखाती नजर आ रही है और देश में जातिगत जनगणना का समर्थन करते हुए चुनावी राज्यों में सरकार बनने पर जातिगत जनगणना कराने के वादे भी कर रही है। और इसी कड़ी में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान में भी जातिगत जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। जरा हमारी खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी नीतियों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। बिहार के बाद अब राजस्थान की गहलोत सरकार ने जातिगत सर्वे का ऐलान कर अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत के इस ऐलान से कास्ट पॉलिटिक्स को सियासी धार मिलेगी, साथ ही चुनावी फायदा भी होगा, जबकि बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। राजस्थान सरकार के इस फैसले से राहुल गांधी के उस बयान को भी बल मिलता नजर आ रहा है जिसमें उन्होंने जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी की बात कही थी। सीएम गहलोत का भी कहना है कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। सर्वे में नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी और आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। जो बिहार गवर्नमेंट ने किया है वो मॉडल जो है राजस्थान अडॉप्ट करेंगे। सर्वे होगा, ठीक है। सेंसस जो होता है जनगणना वो भारत सरकार ही करा सकती है, वो राज्य सरकार करा नहीं सकती है। ये खाली सर्वे हो रहा है, परिवारों का सर्वे हो रहा है, आर्थिक स्थिति मालूम पड़ जाएगी साथ के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक में जातिगत जनगणना का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया, जिसके बाद सीएम गहलोत ने इसका सार्वजनिक ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित सर्वे को लेकर छिड़ी बहस पर विराम लगाते हुए गहलोत सरकार ने एक और मास्टर स्ट्रोक चल दिया। राजस्थान सरकार ने घोषणा करते हुए जातिगत सर्वेक्षण का आदेश भी जारी कर दिया। चुनाव से ठीक पहले गहलोत के इस चुनावी दांव का सरकार को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर सियासी पंडितों की माने तो कांग्रेस का ये ऐलान राजस्थान में एक बार फिर गहलोत की वापसी करा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, JK24/7 न्यूज। जातीय जनगणना पर बिहार की राह पकड़ चुकी राजस्थान की सरकार ने जातीय जनगणना का फैसला किया है। राजस्थान की गहलोत सरकार का क्या कहना है, जरा आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। तो बिहार की राह पर राजस्थान गहलोत सरकार का जातिगत सर्वे का फैसला है, जबकि बिहार की तर्ज पर जातियों की गिनती। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अशोक गहलोत ने ऐलान किया है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का सर्वे किया जाएगा। अशोक गहलोत ने यह बड़ी बात कही है, वो हमने अभी आपको सुनाई भी। और आइए अब आपको जातिगत जनगणना पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी बता देते हैं। गहलोत साहब ने कहा कि यह जातियों का सर्वेक्षण है, जनगणना नहीं है।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलेगी इस सर्वेक्षण से। यह बड़ी बात, बड़ी जानकारी भी दी उन्होंने। बिहार मॉडल को अपना रहे हैं, आचार संहिता से दिक्कत नहीं है। अशोक गहलोत ने ये बातें कही हैं कि दरअसल अब राजस्थान में जाति जनगणना कब कब हुई है। साल 1931 यानी आजादी से पहले का डाटा, साल 2011 में भी जनगणना हुई लेकिन डाटा जारी नहीं किया गया। साल 2023 में भी जातिगत सर्वेक्षण का फैसला लिया गया है। अभी हमने आपको सुनाया भी और दिखाया भी कि अशोक गहलोत साहब अब कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाएगी और जनगणना नहीं सर्वेक्षण होगा। तो बिहार की तर्ज पर अब राजस्थान सरकार भी बड़ा कदम उठाने जा रही है। और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जातिगत जनगणना ही बड़ा हथियार है सबसे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, हम तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर आशीष आंडा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर अरुणेश जी यादव जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में वरिष्ठ पत्रकार सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अरुणेश यादव जी, देश में इन दिनों फैला सियासी रायता, जातिगत जनगणना से ही निकलेगा जीत का रास्ता कांग्रेस के लिए? देखिए साहब, सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी कि राहुल जी ने जब संसद में ये बोला कि साहब 90 में से 3 सचिव हैं जो ओबीसी जाति के आते हैं, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में यही बोल के आए कि साहब मैं पिछड़ा हूं, और हमारे देश में जो 1931 में कास्ट सेंसस हुए थे उसके आधार पे 52% पिछड़ी जाति की आबादी है। एक मान के हम चल सकते हैं कि बहुत बड़ा तबका है जो पिछड़ी जातियों से आता है। अब उसके बाद ये देखा जाए, अभी मौजूदा समय में 44 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, लेकिन इनमें सिर्फ और सिर्फ 9 पिछड़ी जाति के प्रोफेसर हैं। अगर हम टोटल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें हायर एजुकेशन की, तो 2% से भी कम इनकी जनसंख्या है, जबकि हमें आरक्षण 27% मिला हुआ केंद्र सरकार की तरफ से। तो वो वहां पे देखिए हकमारी हो रही है साहब। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो वहां जज जो है पिछड़ी जाति के वो 4% से भी कम। अभी ये बीएचयू का भी मामला सामने आया साहब, जहां पिछड़ी जाति की स्कीम थी प्रधानमंत्री जी की, जिसके अंतर्गत एक छात्रावास बना, लेकिन मजे की बात देखिए कि उसमें पिछड़ी जाति के बच्चों को ही नहीं रखा जा रहा, उस पर भी बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। और हम बात करें पिछड़ी जाति की छात्रवृत्ति की, तो तमाम प्राइमरी लेवल से लेके जूनियर लेवल से लेके रिसर्च वगैरह में भी नेट जेआरएफ जो बच्चे करते, तो उसमें भी पिछड़ी जाति के बच्चों को पूरी छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है जो उनका कोटा है। तो कहीं ना कहीं साहब एक हकमारी हो रही है, और इसका जो समाधान है वो हमें ऐसा ही लगता है कि साहब जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक हमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे, शैक्षिक आधार पे कहां पे विषमताएं हैं, उनको उनका हक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जो नहीं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरुणेश जी, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि सरकार आपकी थी, आखिर क्या वजह थी कि इन लोगों का इनका हक नहीं मिल पा रहा था? 2011 में भी जनगणना हुई, उसका सर्वे, उसका डेटा जो था वो क्यों नहीं जारी किया गया? 5 साल से तो आप सरकार चला रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है, बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। आपको मैं जानकारी दूं, 1990 में बीपी सिंह जी ने पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने की बात कही, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए क्योंकि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था। फिर 1992 में हमारी सरकार ने ही पिछड़ी जाति को आरक्षण दिया। और अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की, तो 2006 में माननीय अर्जुन सिंह जी उस समय एचआरडी मिनिस्टर थे, और हम लोगों ने हायर एजुकेशन में पिछड़ी जाति को जो है आरक्षण दिया। अब आप बात करते हैं 2011 के सेंसस की, तो वो जनगणना हमारी 2012 से शुरू हुई थी और 2013 में हमारे पास पूरे आंकड़े पहुंचे थे। और उस दौरान क्या हुआ, फिर चुनाव आ गया और वो आंकड़े उस समय सार्वजनिक नहीं हो पाए। आंकड़े अभी केंद्र सरकार के पास है। केंद्र सरकार जो मौजूदा सरकार है वो उन आंकड़ों को उजागर कर सकती है, सार्वजनिक कर सकती है। क्या दिक्कत है उसमें? कोई तकलीफ नहीं है। अगर मान लीजिए हमसे कहीं कमी पेशी रह गई है तो अब आप केंद्र में है,
अब आप सत्ता में है तो आप उस काम को कीजिए। अब जाहिर सी बात है, हमने कुछ कामों में हमारे कमियां रही होंगी, तभी आपको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। ठीक है, सत्ता से बेदखल कर दिया। आप उस काम को पूरा कीजिए, जाहिर सी बात है। और हमारा काम है विपक्ष में, हम तो आपसे सवाल करेंगे, आप उन सवालों का जवाब दीजिए। डॉक्टर आशीष आना जी, आपको जवाब देने पड़ेंगे और जवाब पहले आप मेरा दीजिए, उसके बाद फिर अरुणेश यादव जी का दीजिए। सवाल मेरा ये है कि अब राज्य दर राज्य कांग्रेस जातिगत जनगणना को लेकर के जा रही है, आपको नहीं लगता कि इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है आपको? सबसे पहले तो योगेश जी, आपको, मेरे सभी को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार जी। देखिएगा, हम उस पार्टी के वंशज हैं जो कहता है कि एक विधान, एक संविधान, एक ध्वज, और हम लोगों को एक साथ लेके चलने में मानते हैं, जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसी तरफ, दूसरी तरफ अपनी वोट पॉलिटिक्स की वजह से अब इस समय कास्ट पॉलिटिक्स पे कांग्रेस उतर रही है, क्योंकि कांग्रेस, जो सी ऑफ कांग्रेस है, वो 3 और सी से जुड़ा हुआ है। एक है करप्शन, एक है क्राइम, और तीसरा है कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। उसको कुछ भी करके समाज को विभाजन करना है, 2 टुकड़ों में, कई टुकड़ों में बांट डालना है। आप सोच के बताइएगा, कोविड टाइम पे जब वैक्सीनेशन मिली तो क्या किसी का कास्ट जान के मिली? जब करोड़ों लोगों को राशन मिला, क्या कास्ट जान के मिला? जब एलपीजी कनेक्शन मिले तो क्या कास्ट जान के मिले? जब पक्का घर मिले, टॉयलेट मिले, तो क्या कास्ट जान के मिले? ठीक बात, आपके जायज सवाल है। एक चीज करनी आती है, इन्हीं सवालों पर एक सवाल और उठता है हाना साहब। हाँ, आपकी जायज बात है। इन्हीं सवालों पर तो आपके जो नेता हैं, जो आपकी पार्टी के अंदर हैं, जो कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, क्या वो, या जो आपके साथ राजनीतिक दल जुड़े हुए हैं, एनडीए में जो गठबंधन है, वो भी बात कर रहे हैं, तो क्या वो कांग्रेस के एजेंट हैं या फिर आप उन्हें अपने नेता के, तो कैसे देखते हैं, मतलब उन्हें आप? देखिएगा, हम ऐसे मानते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वो बिगर एस्पेक्ट में कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बने, इस नीति के ऊपर मोदी जी को अपना नेता मानते हुए वो एनडीए का हिस्सा है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की कई अपनी मजबूरियां होती हैं, जिसके चलते हुए क्षेत्रीय कई बातों में उनका हमसे अलग राय रखना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस एज ए क्षेत्रीय पार्टी है, ना कि एज ए नेशनल पार्टी। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या है, यहां पे जब हम बिगर पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, तो बिगर पर्सपेक्टिव समझिएगा ना कि 2011 में कांग्रेस चाहती तो इसको रिलीज कर सकती थी, ठीक इसी तरीके से जैसे वुमेन रिजर्वेशन बिल 2008 से लेके 12 तक इन्होंने लटकाया। यहां पे भी सेंसस 11 से लेके 14 तक इन्होंने लटकाया, क्योंकि इनका इरादा नहीं था। वुमेन रिजर्वेशन बिल हमने चाहा तो 2 दिन में 2 हाउसेस में पास करके दिखा दिया, लेकिन इन्होंने नहीं चाहा तो ये 4 साल तक उसको लटका दिया। लेकिन आप पास करना चाहते तो ये 2 दिन हाना साहब, ठीक है, आपने अच्छी बात, अच्छा कदम उठाया, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि बात यहाँ पे पॉलिटिकल विल की मैं आपसे, आपके दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब पॉलिटिकल विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो वो किसी का भला करने की इच्छा शक्ति अलग होती है। और सिर्फ इलेक्शन आने से कुछ दिन पहले जानबूझ के कुछ तंबूरा छेड़ देना, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह और उसका जनता को फायदा ना मिल पाना, ये भी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है ना, कि भाई ठीक है, जो आपने कहा कि विल पावर अगर होती है, हाना साहब ठीक है, आपने अच्छी बात, अच्छा कदम उठाया, लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं कि बात यहाँ पे पॉलिटिकल विल की मैं आपसे, आपके दर्शकों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। जब पॉलिटिकल विल होती है, इच्छा शक्ति होती है, तो वो किसी का भला करने की इच्छा शक्ति अलग होती है। और सिर्फ इलेक्शन आने से कुछ दिन पहले जानबूझ के कुछ तंबूरा छेड़ देना, सिर्फ इसलिए कि किसी तरह और उसका जनता को फायदा ना मिल पाना, ये भी एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज है ना, कि भाई ठीक है, जो आपने कहा कि विल पावर अगर होती है, तो 9 साल से सरकार में थे, पहले कार्यकाल में भी आपके ये था, आपके मैनिफेस्टो में था कि आपको महिला आरक्षण को लेकर के, दूसरे में भी था। नहीं ठीक है, आपकी बात आ गई, वो समझ रहे हैं हम,
लेकिन आपने जो बात कही ना कि जनता को रिझाने के लिए और वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए, तो यही तो किया जा रहा है। अभी जनता को कहां मिल रहा है। अब आपने तो ये करके, ठीक है, कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी सराहना कर रहा हूं, तारीफ कर रहा हूं। लेकिन इसमें यही हो गया कि साहब एक बार फिर से मुझे मेरी सरकार बनवाइए, तब आपको इसका फायदा मिल पाएगा। बाकी जो सरकार आएगी उसका क्या कदम होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हाँ। ऐसा नहीं है। हमारी हालत कांग्रेस जैसी नहीं है। हाँ। हम तो डंका पीट के, छाती ठोक के कहते हैं। हाँ। हमारे मोदी जी कहते हैं कि भैया दोबारा से मैं ही आऊंगा, दोबारा झंडा मैं ही फहराऊंगा। इनको बीच में बोलने को मना कीजिए, मैनर सिखाइए कि सभ्य तरीके से डिबेट कैसे होती है। मैं इनके बीच में नहीं बोला, ये बार बार बोल रहे हैं। ये डिबेट करने का नहीं, वो कह रहे हैं कि इम्प्लीमेंट कर, चलिए हाँ सब आ रहे हैं, ठीक है ठीक है, एक कमेंट आ रहे हैं। तो आपका समर्थन कर रहे हैं कि सर मेरी बात कीजिए, हम आपके साथ हैं। अरुणेश जी, आप एक बिल्कुल साथ हैं, डॉक्टर हैं, आप अपने टर्न आने पे बोलिए, सभ्यता से डिबेट कीजिए, अच्छा लगेगा। सर मैं आपके बीच में नहीं बोला, आपकी बात को बड़ा कर रहा हूं। आपका चांस आएगा, महिला आरक्षण बिल को इम्प्लीमेंट कीजिए, हमारे द्वारा लाया गया था। उस समय बोलने हमारे पास लोकसभा में पर्याप्त बहुमत नहीं था, राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पर्याप्त बहुमत न होने की वजह से वो पास नहीं हो पाया। आपकी सरकार की तरह नहीं है। हमारे मोदी जी डंके की चोट पे कहते हैं मैं दोबारा आऊंगा, डंके की चोट पे इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, शिलान्यास मैंने किया, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। डंके की चोट पे पिछड़ी जातियों के जितने भी पद खाली है सब भर दीजिए। डरे हुए हैं सर, हम आपके साथ हैं। डंके की चोट पे सारे पद भर दीजिए जितने पद खाली है। स्कीमें बंद कर देगी, यानी उनको पहले से ही अपनी हार का अंदेशा हो चुका है कि बीजेपी आ गई। सर तो हार या जीत की यहाँ पे कहाँ बात है? जो सरकार में है उसको काम करना चाहिए। आप सरकार में है, आप काम कीजिए। उन्हें पता है कि आपने 2021 में सेंसस क्यों नहीं किया? उनके किसी आप 2021 में आपने सेंसस नहीं किया, 2011 के जो आंकड़े हैं चलिए हमने उनको सार्वजनिक नहीं किया, आप उनको सार्वजनिक कर दीजिए। आप क्यों उनको छुपाए बैठे हैं? पिछले 5 साल में आप उन आंकड़ों को क्यों छुपाए बैठे? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ, आंकड़ों को सार्वजनिक कर दीजिए। 2021 वाला सेंसस करवाइए आप। ठीक है, ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। ठीक है ठीक है, हाँ साहब आ गई आपकी बात। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, कांग्रेस कह रही है बीजेपी डरी हुई, बीजेपी कह रही है कांग्रेस डरी हुई है, असल में कौन डरा हुआ है? क्या लगता है आपको, क्या सिनेरियो पूरा नजर आ रहा आपको? देखो, नेता बीजेपी जो कह रहे थे कि जो भी हमारी योजना है किसी विशेष जाति के लिए योजना नहीं है, सारे लोगों के लिए योजनाएं थी। तो कौन सी देश में पार्टी रही, सरकार रही पार्टी की जिसमें जाति के आधार पर योजनाएं रही? लागू होते हैं, किसी जाति विशेष के लिए लागू नहीं होती। कांग्रेस की तमाम योजनाएं रही होंगी या रही थी, वो भी किसी जाति विशेष के लिए नहीं थी, वो भी सभी के लिए थी। और देश का संविधान जब आप सत्ता में आ जाते हैं तो निश्चित तौर से सारे लोगों की सरकार होती है, किसी जाति विशेष की सरकार नहीं होती। विपक्ष में बैठ करके आप जरूर राजनीतिक बातें कर सकते हैं, जातिगत बातें कर सकते हैं, धार्मिक बातें कर सकते हैं, लेकिन जब सत्ता में आप होते हैं तो सारे धर्म, सारे जाति के लोग आपके लोग होते हैं। बीजेपी ये कह रहे थे साहब मोदी हैं, मोदी में ये लेके आए, क्या इससे पहले मोदी सरकार से पहले इस देश में बिल नहीं आए क्या? क्या मोदी सरकार से पहले संविधान में बदलाव नहीं हुआ क्या? सब कुछ होता रहा है और भविष्य में भी होता रहेगा। लेकिन निश्चित तौर से जिस ओर देश जा रहा है, जैसे बिहार की बात कीजिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जातिगत जनगणना करना है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आने के बाद आपके पास ब्लूप्रिंट क्या है? क्या करेंगे आप उन आंकड़ों का? क्या वास्तव में आप जातिगत आधार पर आप दे पाएंगे? उस चीज को नहीं दे पाएंगे। आप देखिए, पिछड़ा जाति के लिए जो भी योजनाएं बनी, क्या वास्तव में हर तबके को मिल पाई? यदि वास्तव में नेता चाहते हैं, ये राजनीतिक दलों के लोग चाहते हैं, तो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पढ़ लें। और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट है कि 25% जातियों ने 97% हिस्सा 25% जातियों ने खा लिया। कौन जिम्मेदार होगा? बिहार में 33 साल तक पिछड़ों का राज रहा। क्या बिहार की स्थिति बदली पिछड़ों की? इस पर श्वेत पत्र जारी करें या उस पर बताएं कि साहब ठीक है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में क्या पिछड़ों के जाति के मुख्यमंत्री नहीं रहे क्या? दलित जातियों के मुख्यमंत्री नहीं रहे क्या? इस देश के प्रधानमंत्री के अलावा राष्ट्रपति दलित जाति से नहीं रहे, पिछड़ी जाति से नहीं रहे क्या? क्या वास्तव में आप उन उच्च पदों पर रहते हुए क्या वास्तव में भला कर पाए क्या? देश को कब तक आप गुमराह करते रहेंगे?
कि ठीक है, हमें भरोसा दीजिए, हमें विश्वास दीजिए, हमें समर्थन दीजिए, हम आपका भला करेंगे। हाँ, ये जरूर है निश्चित तौर से कि आपका भला जरूर हो गया, आपकी पार्टियों का भला जरूर हो गया। आप देखिए, बिहार जैसे राज्य में जब लालू प्रसाद यादव को जेल होती है तो पूरे बिहार में कोई यादव नहीं मिला आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए। पूरी पार्टी में कोई नहीं था आपकी जाति का मुख्यमंत्री बनने के लिए, केवल आपने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उत्तर प्रदेश में आप देख लिए, अखिलेश यादव के अलावा कोई प्रदेश का यादव नहीं था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकता था। नहीं कौशिक जी, लेकिन ये जो बातें हैं, ये जो मूल बातें हैं, क्या जनता के बीच में ये पहुंचेंगी, या जनता क्या इन बातों को समझने के लिए उतने काबिल है? समझती तो है, लेकिन ऐन वक्त पे जब मोहर लगाने की बारी आती है, क्या वो ये सारे ख्याल रहते हैं उस दौरान? नहीं, समझ रही है इसको योगेश जी। देखिए आप, हाँ। 2014 के चुनाव में आप देखिए, दलितों का 2014 से पहले आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी सवर्णों की पार्टी कही जाती थी। 2014 के आंकड़े देखिए, दलितों और पिछड़ों का वोट बीजेपी को मिला। और 2019 की आप समीक्षा करेंगे तो 2014 की अपेक्षा बड़ा, महिलाओं का वोट बड़ा हो, चाहे दलितों का बड़ा हो, चाहे पिछड़ों का बड़ा हो। तो निश्चित तौर से जातिगत राजनीति खत्म होनी चाहिए इस देश में, और ये सब नेता जानते भी हैं। जातिगत राजनीति में तत्कालिक फायदा तो आप ले सकते हैं, लेकिन जो आप करना चाहते हैं वो कर भी नहीं सकते। संविधान आपके हाथ बांधता है। जब संविधान आपके हाथ बांधता है तो निश्चित तौर से जनता को गुमराह करने का आपको कोई अधिकार नहीं। ठीक बात आप कह रहे हैं, गुमराह करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो आपने बहुत बड़ा जायज सवाल उठाया कि भाई अगर आपकी सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, पिछड़ा मुख्यमंत्री है, तो पिछड़ों का विकास क्यों नहीं हो पा रहा? ये एक बड़ा सवाल है। यही चीज मैंने अरुणेश यादव जी से पूछे थे। अरुणेश यादव जी, आप जातियों को बांटने कि क्यों इतना उतावलापन दिखा रहे हैं? क्यों आप विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं? कवायद क्यों कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास भाजपा कह रही है, आप भी कहिए भाई ठीक है, सबका साथ लेकर के चलेंगे, सबका विकास करेंगे। सरकारें जहां पर है, अभी देखिए कौशिक जी कह रहे हैं ना कि पिछड़े तो मुख्यमंत्री रहे हैं, भाई वो पिछड़ों का क्यों नहीं उद्धार करते रहे हैं? सुन लीजिए, पहली बात तो ये है कि बांटने की तो कहीं बात हुई नहीं। चाहे कौशिक जी उस बात को कुछ भी कहें, चाहे हंडा साहब कहें, चाहे आप कहें, नहीं उसमें ये बांटने की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर है ना, तब तो फिर ये एक होड़ लग जाएगी ना कि भाई जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे पिछली डिबेट भी आपकी याद है, ठीक है ना, जब पिछली हमारी और आपकी नोकझोंक हुई थी, वो बात भी मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। नहीं बोलिए, सामाजिक न्याय की बात आती है, नहीं बीच में मत टोकिए, ठीक है ना, पूरी बात होने दीजिए। अब बात आ रही है, कहीं भी ये बात नहीं हुई है कि हम जातियों में बांट रहे हैं। हम सिर्फ ये आंकड़े जानना चाह रहे हैं कि किस जाति के कितने व्यक्ति हैं, किनके पास साधन है, किनके पास संसाधन नहीं है, कौन मोटरसाइकिल से है, कौन साइकिल से है, किसके घर में क्या सुविधाएं हैं। एक आंकड़े भी तो आने दीजिए, तभी तो सरकार की योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। जातीय आधार क्यों बना रहे हैं? जब हमारे देश में हम बात करते हैं एक संविधान की, एक विधान की, समान व्यवस्थाओं की, तो क्या वो समान व्यवस्थाएं सबको मिल पा रही हैं? पता कीजिए ना, क्या जाति विशेष के लोगों को ही अधिकार है कॉलेजियम सिस्टम से सुप्रीम कोर्ट में जज बनने का? क्या लेटरल एंट्री के जरिए जो पिछले गुप्त दरवाजे से लोग जा रहे हैं, क्या ये एक गलत सिस्टम नहीं है? ये बताइए हमें। ओम बिरला जी की बेटी है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी जो लेटरल एंट्री के जरिए उनको पहुंचा दिया गया? अमित शाह जी के पुत्र जय शाह जी हैं, इन्होंने कौन सा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था जो बीसीसीआई के लगातार 2 बार सचिव बन गए? गांधी और सोनिया गांधी को नहीं, इस पे भी तो सवाल उठने चाहिए। चलिए ठीक है, आशीष जी से जवाब लेते हैं। खाना साहब जवाब दीजिए। ये चीजें नहीं चलेंगी, ये चीजें नहीं चलेंगी। सामाजिक न्याय की जब बात हो रही है तो न्याय सबको मिलना चाहिए। पिछड़ों के जो पद हैं वो क्यों खाली है? खाना साहब 10 सेकंड में, ठीक है अरुण जी आगे बात आपकी, समय का मसला। खाना साहब बात रखिए 10 सेकंड में। पिछड़ों के पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है? जो अक्षर के तहत जो पद तमाम नौकरियों में दिए जा रहे हैं, पद कौन भरेगा? सरकार ही तो भरेगी। हम तो सिर्फ इतने सवाल कर रहे हैं कि ओबीसी एससी एसटी के लिए जो पद खाली है उन पदों को आप भरिए। अरे अरुण जी रुक जाइए भाई, अब आपको मैंने आपको समय दिया ना, आपको समय दिया, समय का अभाव है, मैंने बोला। हांडा साहब बोलिए 10 सेकंड में। जी, अब ये बात समझिएगा, जैसे इन्होंने बिहार की जनगणना कराई जिसके आधार पर अभी राजस्थान की करा रहे हैं, तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि इससे फायदा है या नुकसान है। 275 सब कास्ट हैं बिहार के, जो अभी हुआ, जो डिसीजन आया उसके हिसाब से नोटिफिकेशन, इसमें से सिर्फ 10 सब कास्ट ऐसी हैं
जो 50% स्टेट पॉपुलेशन गवर्न कर रही है, तो अब तो सरकार चाहेगी कि भाई 10% को खुश कर दो, 50% वोट तो अपने आप आ जाएंगे। तो अब की 26 को अगर खुश कर दिया तो 80% हमारे कवर हो गए। 275 में से 26 में सिर्फ करने से 80% पॉपुलेशन कवर हो गई। ठीक, तो बाकियों का क्या होगा? और सत्ता में है ना, 190 ऐसे हैं जिनकी 1% से भी कम केंद्र में सत्ता में है, तो कोई पूछेगा ही नहीं। चलिए ठीक है, पूछ कौन रहा है? समस्या तो यही है, जो पिछड़े हैं उनको पूछ कौन रहा है? वो चाहे आर्थिक हो या फिर जातिगत का जो आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, वो पूछ कौन रहा है? वो सब तो अपनी पूछ कर रहे हैं ना, समस्या यही है। चलिए हाना साहब आपको रोकेंगे और अरुण जी आपको भी रोकेंगे, समय का अभाव है, माफ कीजिएगा आप सभी लोग, इसलिए चर्चा कहीं पे हमें विराम देना पड़ेगा। और लगातार जिस तरीके से देश भर में आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार जिस तरीके से